हाँ तो देखिए, अब यूनिट वेक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक अपना डायरेक्शन होता है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी आपका वेक्टर है उसका यहाँ पे लेटर लिख लेते हैं और ऊपर इसको कैप, इसको प्रोनाउंस करते हैं कैप से, तो इसको बोलते हैं ए कैप। तो ए कैप कौन हुआ? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उस ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाएगा तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो अगर आपको किसी वेक्टर को लिखना है तो आपको उसकी दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो ए वेक्टर को जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साइड में कौन लिखेंगे? डायरेक्शन। तो जो ये ए कैप है वो किसको क्या काम करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसलिए मैंने साइड में क्या लिख दिया? ए कैप। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे आपके घर से, और मान लीजिए इस साइड में कोई दुकान है, शॉप है, और मान लीजिए वो डिस्टेंस है 500 मीटर, तो आप क्या बोलते हैं कि इधर चला जा, 500 मीटर शॉप मिल जाएगी। तो जो आपने हाथ करके बोला कि इधर चला जा, तो ये जो इधर शब्द इस्तेमाल हुआ इसने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, और आपने बोला 500 मीटर, उसने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी किसी वेक्टर के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल देनी होती है, हमें उसकी दोनों चीज बतानी होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड भी और एक उसका डायरेक्शन भी। तो अब ऐसा करिए, ये तो मॉड ऑफ ए कैप, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? एक नंबर होगा, तो इसका आप डिवाइड लगा दीजिए, तो इधर कौन बचेगा? सिर्फ ए कैप। ए कैप किसके बराबर है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अगर कभी आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आप क्या करिएगा? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिएगा, तो जो वेक्टर आपको मिलेगा वो कौन होगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, अब देखिए इसके दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सही बात है। तो मैं अगर इस साइड मैग्नीट्यूड लूंगा तो देखिए तो एक नंबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मॉड ऑफ ए, और वो दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 1। अब बात करते हैं कि पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं। तो देखिए, इफ वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, if vector have the same direction, then they are called parallel vectors। इक्वल नहीं, पैरेलल। पैरेलल मतलब जिन दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा उनको क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा। फिर हम एंटी पैरेलल किसको बोलते हैं? तो जिन दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा उनको हम क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। जैसे मान लीजिए, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे दो मार्कर है, ठीक। अब जैसे ये जो दोनों मार्कर हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन वाला भी किधर है? इस डायरेक्शन में, सॉरी ब्लू वाला भी इस डायरेक्शन में, और रेड वाला भी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों को कहा जाएगा पैरेलल वेक्टर। ठीक, अगर मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ होता और ये वेक्टर यहाँ होता तो भी ये दोनों अभी सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी इनको क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर। अभी भी इनको क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर। हाँ, इस केस में इनको कोलिनियर भी कहा जाएगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग हो गए। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप ऐसे देखिए, जैसे मेरे हाथ है दोनों ऐसे, अब ये दोनों हाथ पैरेलल, तो दोनों हाथ एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर। इसका मतलब ये दोनों अगर हाथ वेक्टर होते तो इनका क्या नाम होता? पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में। देखिए ये कोलिनियर एंटी पैरेलल वेक्टर, ये एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। ऐसे देख, ऐसे रख के देख, ये डायरेक्शन क्या है आपका? अपोजिट। दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। रेड वाला राइट साइड में, ब्लू वाला लेफ्ट साइड में, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर हम उन वेक्टर को बोलेंगे जिनका डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा, और पैरेलल उनको बोलेंगे जिसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। जैसे आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए दो आदमी गए शॉप पे, जैसे मान लीजिए 500 मीटर एक शॉप थी, तो दो आदमी चल गए, तो ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दोनों चल के गए, उनका डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो दोनों का जो वेक्टर होगा उसको क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर, मतलब किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दैट स्केलर नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। वो स्केलर नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो स्केलर वेक्टर का मतलब क्या है? उस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या समझते हैं, तो देखिए वो आपको मैं समझाता हूं। आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई वेक्टर है ए,
और आपने इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई होने के बाद अब एक नया वेक्टर बन गया ये, और इस नए वेक्टर का लेट्स से हम नाम दे देते हैं v वेक्टर। ठीक, अब आप ऐसा करिए, इसके दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो दोनों साइड में अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर मॉड ऑफ l स्केलर नंबर है मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ a। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, किसके बराबर है, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लैम्डा टाइम्स। मतलब आप a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स कर दीजिए, तो जो नया मैग्नीट्यूड आया वो किसका मैग्नीट्यूड होगा, v वेक्टर का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर बदल जाएगा, वो कोई एक अनदर वेक्टर बन जाएगा, और जो वो अनदर वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स। मॉड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप मॉड लीजिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो ठीक, तो अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो आप ऐसे देखिए v वेक्टर किसके बराबर हुआ, लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन a वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, v वेक्टर का। इसका मतलब a वेक्टर का जो डायरेक्शन वही v वेक्टर का है। इसका मतलब a वेक्टर एंड v वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। मतलब जो नया वेक्टर बनके तैयार हुआ, मतलब जो नया वेक्टर बनके हमारे सामने आया उस वेक्टर का डायरेक्शन, और जो हमारा a वेक्टर था जिससे हमने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया था वो a वेक्टर, तो वो न्यू वेक्टर जिसका नाम हमने v दिया है, तो दैट b वेक्टर एंड दैट a वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। कब, जब लैम्डा क्या होता है, पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो इफ लैम्डा इज नेगेटिव, तो इनको पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इस केस में इनका क्या नाम दिया जा सकता है, पैरेलल। क्यों नाम दिया जा सकता है पैरेलल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। अब बात करते हैं कि मान लो इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अगर लैम्डा नेगेटिव होता, तो अगर आपका लैम्डा नेगेटिव होता तो देखिए ये नेगेटिव नंबर होता, तो b वेक्टर का जो डायरेक्शन होता वो a वेक्टर के क्या होता, अपोजिट। तो लैम्डा नेगेटिव होता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, और इस केस में a और b को पैरेलल नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको क्या कहा जाएगा, एंटी पैरेलल। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक, तो इस तरह से किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होने पे जो नया वेक्टर आता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर को मैंने +5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा नया वेक्टर बना वो इस a वेक्टर के पैरेलल होगा, और उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 5 गुना होगा। अब सोचो मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया होता, इसका मतलब जो मेरा नया वेक्टर आया उसका डायरेक्शन इस a वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a वेक्टर का कितना होगा, 3 गुना। ठीक, तो ये किसी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है। अब देखिए आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो देखिए वेक्टर्स के 3 ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कभी डिफाइन नहीं हो सकता है फ्यूचर में डिफाइन हो जाए, लेकिन आज तक अभी डिफाइन नहीं हुआ है। तो आज तक हम वेक्टर्स के 3 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं, कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हुआ अब तक। ठीक, तो एडिशन में भी कई सारे लॉ हैं ऐड करने के। तो देखिए पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए एक बात समझिए, एक शब्द आपने सुना होगा थ्योरम और एक शब्द आपने सुना है लॉ। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो जो लॉज होते हैं, इन लॉज को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, मैथमेटिकली इन लॉज को कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो
थ्योरम्स होती हैं उनको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है। तो मैंने बोला कि ये लॉ, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रूफ दीजिए, क्योंकि लॉज का प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ किसका होता है? थ्योरम्स का प्रूफ होता है। ठीक, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पहला लॉ है, तो प्रूफ आप नहीं मांग सकते क्योंकि वो लॉ है। तो लॉ है तो फिर किसी को कैसे पता चला? तो जो पढ़ने लिखने वाले समझदार लोग थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मेहनत की होगी, कुछ कुछ स्टेप्स को एनालाइज किया होगा, कुछ सिचुएशन को एनालाइज किया होगा, इसके हेल्प से देखे होंगे कि ऐसा करने से रिजल्ट सब सही दिख रहे हैं या नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा डिफाइन किया। ठीक, तो हमें ये सीखना है और इसका कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे बात चलते हैं। तो हम एडिशन करना सीखेंगे दो वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर है उनको ऐड कर देंगे, और दो वेक्टर को ऐड करके कौन बनेगा? एक वेक्टर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब दो को मिलकर बना, मिलकर बना मतलब इन दो का वो रिजल्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अब देखिए आज तक जो आपने एडिशन पढ़ा है वो एडिशन आज तक आपने स्केलर्स का पढ़ा है। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 + 3 तो आप बोल देंगे 5, क्योंकि 2 और 3 कौन है? स्केलर नंबर। ठीक, जैसे मैं बोलूं 2 बनाना प्लस 5 बनाना किसका बराबर आएगा? 7 बनाना। तो आपने ये जो बनाना है इसको ऐड कर दिया सिंपली, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए 5 kg प्लस 3 kg तो कितना आया? 8 kg। तो जो केजी वाली क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड अप हो जाती है। तो कुल मिलाकर आज तक आपने जो एडिशंस किए हैं टिल 10th क्लास, वो सारे एडिशन कौन से किए हैं? स्केलर। वेक्टर एडिशन आज तक आपने नहीं किया है, तो आज आप वेक्टर एडिशन सीखने जा रहे हैं। अब दो बातें हैं, आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, देखिए उम्मीद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन भी क्या पता वैसा ही होगा जैसा स्केलर एडिशन था, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। और लेकिन अगर ऐसा नहीं पाया गया तो इसमें अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि दो क्वांटिटी अलग अलग है, तो दोनों के सिचुएशन, दोनों के प्रोसीजर अलग अलग हो सकते हैं। आप बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पता यहाँ वैसा ही प्रोसेस मिले जैसा हम स्केलर्स में करते थे, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे आपके प्लानिट पे जैसे ट्रेडिशन है, शादी होती है, ये सब होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी और प्लानिट पे भी ऐसे ट्रेडिशन होते हैं। कोई जरूरी नहीं है वहां शादी का कंसेप्ट हो ही नहीं, जबकि आपके प्लानिट पे तो है। तो क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, आपकी एक अलग दुनिया है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जैसे हैं वैसे वहां हो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो वहां के रूल्स रेगुलेशन होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आपके यहाँ हैं। ठीक, अब चालू करते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक, तो सुनिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं? दो वेक्टर को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर बनाते हैं। ठीक, तो जैसे आप सोचिए, जैसे दो स्केलर नंबर है, एक है 2 और एक है 3, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 2 और 3 ऐड होके एक स्केलर नंबर बनता है, कौन? 5। ठीक, आप उसको रिजल्टेंट नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे दो वेक्टर होंगे ए और बी, उन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करके जो मिलेगा हमारे पास वो कौन होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। वो एक वेक्टर होगा, मतलब दो कंबाइन होकर एक बन गया। अब मान लो कभी आपके पास मान लीजिए 4 वेक्टर है और उनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, पहले दो को ऐड करके एक बना लो, फिर उसको थर्ड वाले के साथ ऐड करके एक बना लो, फिर उसको फोर्थ वाले के साथ ऐड कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 वेक्टर आपने ऐड कर दिए। ठीक, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे सॉल्व होता है, तो मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूं, प्रूफ आप मांग नहीं सकते, तो प्रोसीजर सीखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो मान लीजिए एक ये वेक्टर है ए और एक ये दूसरा वेक्टर है बी, और ये दो वेक्टर आपको ऐड करके बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। ये मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया वेक्टर्स का। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों को ऐड करके जो एक मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया वो क्या आया, कैसे उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर की लेंथ क्या बताती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, ये सारी बातें हमें करनी है। तो देखिए पहला स्टेप ये है कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट करिए। हमने सीखा था कि एक वेक्टर की लेंथ को बिना बदले अगर पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो वह वेक्टर नहीं बदलता है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जो बी वेक्टर है या फिर ए वेक्टर, किसी एक वेक्टर को दोनों में से उसके पैरेलल शिफ्ट करिए।
और इस तरह से शिफ्ट करिए कि जैसे मान लो अगर आपने बी शिफ्ट किया है तो इस तरह से शिफ्ट करिए कि जो बी का टेल है वो ए के हेड से कोइंसाइड करे। ठीक, तो मैं आपको बी को ही चलिए शिफ्ट करके दिखा देता हूं। तो पहले ऐसा करता हूं, मैं इस बी के पैरेलल एक लाइन बना लेता हूं। यहां से ये बी के पैरेलल लाइन है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस बी को शिफ्ट किया, तो जब मैं इस बी को शिफ्ट करूंगा तो जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर कुछ ऐसे मिलेगा, दिस इज वेक्टर बी। मैंने क्या किया, इसको यहां शिफ्ट किया, तो ये वाला वेक्टर भी वही वेक्टर है क्योंकि वही डायरेक्शन है। पैरेलल शिफ्ट किया तो डायरेक्शन नहीं बदली, और लेंथ भी मैंने उतना ही रखा, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ है। इसका मतलब जो वेक्टर ये था वही वेक्टर ये है। अब आगे बात ध्यान सुनिएगा, तो जो रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा वही रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ठीक, अब रिजल्टेंट क्या आएगा तो वो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान सुने। अब आप देखिए कि जो हमारा ये ए वेक्टर था, इसका टेल खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और बी का जो हेड है वो खाली है, वहां पे कुछ नहीं है। तो आप क्या करिए, ए की जो टेल है उसको बी के हेड से ज्वाइन कर दीजिए और इसमें एरो लगा लीजिए, कहां की तरफ, बी के हेड की तरफ। मतलब जो हेड वेकेंट है, यहाँ हेड पे कुछ नहीं है, इस हेड पे आपको एरो लगाना है, और यहाँ टेल पे कुछ नहीं था, इसको टेल बनाना है। अब जो ये वेक्टर बनके तैयार हुआ, यही वाला वो वेक्टर होता है, कौन सा, जो इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं आर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नीचे कि जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो आप कैसे सीखेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनमें से एक वेक्टर को उसके पैरेलल इस तरह से शिफ्ट करिए कि एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में ज्वाइन हो जाए। तो आपको फिर एक हेड और एक टेल खाली मिलेगा, आप उनको एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए, और वेक्टर में एरो किधर लगाना है, जिधर आपका एरो खाली वाला है। तो आपको जो वेक्टर मिलके तैयार होगा वो कौन होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के समेशन से बना। ठीक, अब देखिए आप खास बात नोटिस करिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है और इसका हेड है वो दोनों हेड कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, और देखिए इसका जो टेल है उसका वो टेल है, उसका टेल कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको ऐसा मैंने क्यों बोला उसके पीछे कारण बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो बेटा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, जैसे इसका नाम दे देते हैं लेट्स से ए वेक्टर, चलिए कुछ और नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं लेट्स से सी वेक्टर, इसका नाम देते हैं लेट्स से डी वेक्टर, और इसका नाम देते हैं ई वेक्टर। और मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर का समेशन वेक्टर है, तो पता करने का तरीका क्या है। तो आप ऐसे नोटिस करिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, उसका हेड एक हेड से मिला होता है और उसका टेल एक टेल से मिला होता है। तो हम चेक करते हैं, तो क्या मेरा ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है कि ये वाला डी वाला, चेक करते हैं, क्या पता डी इन दोनों का समेशन हो, हम उम्मीद करेंगे ऐसा, तो चेक करेंगे तो देखेंगे हाँ यहाँ हेड तो हेड मैच कर रहा है, लेकिन ये टेल टू टेल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इसका कौन है, टेल, और उसका कौन है, हेड। जबकि आप हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को देखिए, हेड हेड से मैच करता था, टेल टेल से मैच करता था। अब आप चलिए सी वेक्टर के पास, अब इसको ध्यान से देखिए, तो सी का हेड हेड से मैच करता है और सी का टेल टेल से मैच करता है। मतलब ये सी वेक्टर ही है जो बाकी दो वेक्टर का समेशन है। मतलब सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ठीक, और चीज देखिए कि जो वेक्टर एडिशन होता है, ये वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये वेक्टर एडिशन हुआ आपको, मतलब इस तरह से आप इसको पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम इस वेक्टर एडिशन में ये पता करते हैं कि जो ये मैग्नीट्यूड होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। तो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं, ये वाला साफ साफ। तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर, ये हुआ हमारा बी वेक्टर, और ये हुआ हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। वेक्टर की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को आप आगे खींच लीजिए। तो जब आप ए वेक्टर को आगे खींचेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो कौन हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां पे डाल दिया। वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, तो ऐसा करिए, इसको आप मान लीजिए x और इसको आप मान लीजिए y। अब यहां से आप ट्राइंगल से ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, a, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a। ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, b, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, b। अब मैं कह रहा हूं यहां से आप cos थीटा लिखिए,
cos थीटा किसके बराबर आएगा x अपॉन b, और यहाँ से आप sin थीटा लिखिए किसके बराबर आएगा y अपॉन b, तो यहाँ से x कितना आया b cos थीटा, और यहाँ से y कितना आया b sin थीटा। अब आपको तो किसका लेंथ चाहिए r वेक्टर का लेंथ चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक। तो अब देखिए फिर से मैं याद दिला रहा हूं, स्केलर जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं लेकिन वैसा मिले ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो जैसे 2 + 2 आप बोलते थे 4, 3 + 5 आप बोलते थे 8, तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड a है उसका मैग्नीट्यूड b है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a + b, तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। कैसे नहीं होता, मैं आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिखा रहा हूं। देखिए, तो अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करूं, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो आएगा अंडर रूट, मतलब ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये वाली लेंथ क्या है a + x का होल स्क्वायर, और ये वाली लेंथ क्या है y का स्क्वायर। तो क्या आया देखो, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a + x का वैल्यू क्या है b cos थीटा का स्क्वायर, और ये कौन है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप क्या करिए स्क्वायर ओपन करिए, इस वाले स्क्वायर को ओपन करिए, तो r वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड का। ये आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि जो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो देखिए r का वैल्यू क्या आया, ये आया a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। ये कौन आया इस r का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको a + b जैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और वो स्केलर्स थे। और ये थीटा कौन है, ध्यान रहे, थीटा उन वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ए बी कौन है, उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो देखिए अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, तो ये अल्फा हुआ क्या, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। देखो टेल से टेल मिला है किसका, आर वेक्टर का और ए वेक्टर का। तो यहां से अगर मैं tan अल्फा लिखूं, मैं चलिए यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू है कौन आएगा, दिस अपॉन दिस, तो tan अल्फा का वैल्यू आएगा आपका y अपॉन a प्लस x। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan अल्फा कितना आया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक। कौन कौन से, कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, और ए वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल क्या होता है, सॉरी ए वेक्टर में और रिजल्टेंट वेक्टर में जो एंगल है ये अल्फा, इसका tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है v sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है।